हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक टास्क दी गई है। वो टास्क कुछ ऐसी है कि वो अपने एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे और क्रेडिट फैसिलिटी को इजी बनाएंगे। दैट मींस जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोन फैसिलिटी, इन चीजों को उनको प्रमोट करना है, जिससे कि एक तरफ जो प्रॉब्लम चल रही है गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सॉल्व होगी, तो दूसरी तरफ यूपी को जो टारगेट लेकर के चला जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, वो अचीव किया जाए। बट एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एक तरीके का टारगेट यहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पर रखा है, ये टारगेट यहीं पर नहीं, राजस्थान में भी आईएएस ऑफिसर्स को वहां की सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जी आप जो हो वो इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर्स हो, अपनी तरफ से अपने लोकल एरियाज में कुछ इस तरीके के कारनामे या फिर इस तरीके के करामात करके दिखाओ जिसके चलते आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सको। तो ऐसे में जो सिविल सर्वेंट्स है ना, उनके सामने एक वाकई में चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहां पर हम आए दिन देखते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिफॉर्म या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है तो उसका खामियाजा ये निकल के आता है कि जो आप कह सकते हो कि उन चेंजेस के चलते जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है ना, वो फिर करते हैं प्रोटेस्ट, और उन लोगों के प्रोटेस्ट को फिर झेलना पड़ता है सिविल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को। बट यहां पर देखने वाली बात क्या आ रही है कि सिविल सर्वेंट्स को यह कह दिया, पर्टिकुलरली मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं, या फिर मैं कहूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप आईएएस ऑफिसर्स, उनको यह कहा है कि आप अपने एरिया में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे और इस चीज को आपके द्वारा जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसमें आप शो करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात क्या रही है कि यहां पर इन ऑफिसर्स के ऊपर एक कहते ना कि जो यूज टू वाला है या फिर डे टू डे बेसिस पर जो रूटीन चलता है वो अब यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर कुछ एडिशनल एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो बहुत से चेंजेस लाने की जरूरत है। और वो बहुत से चेंजेस क्या हो सकते हैं भाई? सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी, जिससे कि इन्वेस्टर अगर कोई अपना पैसा लेकर के यहां पर इंडस्ट्री खोले तो उन लोगों को खतरा ना महसूस हो। दूसरा, इंडस्ट्री खोलने के लिए जरूरत पड़ती है लैंड अलॉटमेंट की, तो लैंड लॉज को बड़ा इजीली और बहुत स्मूथली इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जमीन को लेकर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस अंब्रेला के तहत आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी है और साथ ही साथ में जो भी आपके एनवायरमेंटल लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, उनको भी थोड़ा सा लीनियंट करने की जरूरत होगी। तो ऐसे में ये जो सिनेरियो है, ये आप देखेंगे कि वाकई में एक कॉर्पोरेट अप्रोच को लेकर के चलने वाला है कि आप परफॉर्म जितना अच्छा करोगे उतना ही हाई ग्रेड मिलने के चांसेस है, उतनी स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगी और इसी तरीके से आपकी पोस्टिंग इंश्योर होगी। दैट मींस प्रमोशन और ग्रोथ पर्सपेक्टिव में अगर आप जाना चाहो तो आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस बात को यूपी की जो चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की यहां पर अकाउंटेबिलिटी रहने वाली है कि कैसे वो अपने लोकल एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट के काम को इंप्रोवाइज करते हैं, और उसी को लेकर के टोटल यूपी की परफॉर्मेंस है वो दिखाई पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो पिछले 6 से 7 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्रेडिट डिपॉजिट की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो 47% तक चला करता था यूपी की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। 2016-17 में वो बढ़कर के अभी 60% हो गया। टारगेट ये है कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो तो कम से कम 65% तक यहां पर क्रेडिट डिपॉजिट फैसिलिटी ला दी जाए। बट यहां पर हमें देखना होगा कि ये चीजें इतनी आसानी से हो पाएंगी क्या? क्योंकि देखने को तो यूं है कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट लेकर के आना है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उनको हमें टैकल करना है, बट यहां पर आसान रास्ता नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी में देखो डिसेंट के लिए पूरी जगह होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है वो ये कि जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले अगर कोई कमिटमेंट लेती है और उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर वो, अब सीधी बात, इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन होता है भाई? ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स को फिर बाद में एक फ्रंट लाइन में जाकर के इंप्लीमेंट करना पड़ता है उन पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को। तो ऐसे में वो चीजें इतनी स्मूथ भी नहीं होती है, क्योंकि फिर बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी बाहर आते हैं और उसके चक्कर में, कहते ना कि गेहूं के चक्कर में घुन भी पिस जाता है, वैसे भी कई बार डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये मॉडल मोर और लेस हमने चाइना से एक तरीके से अडॉप्ट किया है। चाइना में क्या होता है,
वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल कर रही है। उसके द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दैट मींस हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की इक्विवेलेंट जो होती है ना, उनको सीधा टारगेट दिया होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको बढ़ाना है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, लोन दो आराम से, और बढ़िया एनवायरमेंटल लॉज, लेबर लॉज, इनको इजी करके रखो, जिससे कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। और वही काम फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आगे एक तरीके से अब के आगे फॉरवर्ड कर दिया करती है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से कि आप वहां पर डेलीकेट कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से वो काम जो है वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कंधे पे जाके गिर गया, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिर वहां पर अंधाधुंध लॉज को बिल्कुल ताक पे रखते हुए काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल कहां से आया है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, टॉप जो आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां से। अब ये लोग यहां पर फॉरेस्ट लॉज हैं उनको भी ताक पे रखते हैं, जरूरत पड़ती है तो स्लम्स को हटा देते हैं, लोगों की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, पोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, इसके अलावा लेबर एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों की अगर बात करें तो चाइना में फिर एक स्मूथ एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके चलते वहां पर इन्वेस्टमेंट आता है। साथ ही साथ चाइना के पास में पैसा बहुत है तो कैपिटल अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस है, दैट मींस प्रमोशन बहुत दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो बढ़िया परफॉर्म करता है उसको इंसेंटिवाइज किया जाता है। आपने भी देखा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की हम बात करें या परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात करें, जो कि ब्यूरोक्रेट्स पर अप्लाइड है, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है कि जो परफॉर्म अच्छा करेगा उसको बढ़िया गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो वो चाइना जो है ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिजीम वहां का बड़ा इजी है, स्टेबिलिटी है चाइनीज मैकेनिज्म की अगर बात करें। चाइना का मार्केट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली दिखाई पड़ रहा है, ओपननेस आसपास में, और इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में एंगेजमेंट अच्छी खासी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के चाइना को फेवर करते हैं, और टॉप ऑफ एवरीथिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके अगेंस्ट में कोई जा ही नहीं सकता। पर हमारे यहां पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हाल हो जाएंगे खराब, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है, नो डाउट। इससे जो बेरोजगारी है, जो एक फिरौती लेने का जो माहौल बना हुआ है, एक तरीके से कई होता है ना कि एक तालाब के अंदर एक मछली के चक्कर में पूरा तालाब गड़बड़ होने लग जाता है ना, तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग करप्ट होते हैं, तो ऐसे में एक्सटॉर्शन और ये हफ्ता वसूली ये करते हैं, तो कम से कम वो तो रुकेगा। बट वहीं पर चैलेंजेस बहुत हैं। देखो, इकोनॉमी ग्रो करेगी, अच्छी बात है, लोन इजीली फैसिलिटेट करने के लिए काम किया जाएगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बट चैलेंजेस बहुत है। नंबर 1, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, जो चाइना इग्नोर करके चलता है। चाइना के ऊपर वीगर को लेकर कितना चैलेंज लगता है, पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स की हालत हो जाएगी खराब। और अभी देख लो ना कि फ्रंट लाइन में डील किसको करना पड़ता है जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए लोग रोड पे उतर जाते हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, है ना। आप भी खुद देख रहे हो, आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो, आपको इन चीजों से कोरिलेट करने की जरूरत है कि अरे भाई, हमारे अगर सीनियर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो इस तरीके के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और अगर मैं वहां पर हूं तो मैं क्या करूं। तभी तो बोला जाता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई मत करो, प्रॉब्लम के साथ में उसका सोल्यूशन भी निकाल करके रखो, राइट। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स के लिए चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो होने वाला है ह्यूमन राइट्स का, तो हो गया। इसके अलावा प्रोटेस्ट होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं, लोग उतर जाएंगे, एजिटेट करने लग जाएंगे। फिर बाद में आपके पास में सबसे बड़ा हथियार आ जाता है कि आप डेमोक्रेसी में हो, तो सीधी बात है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी भी आपकी डिप्लॉयड है। तो वहां पर फिर जो बुलडोजर जस्टिस को लेकर के एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आपने सुना होगा, जिसमें आपको यह पता पड़ा कि हां भाई, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी तक की बात बोल दी, जबकि वहां पर इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो पॉलिटिकल ऑर्डर्स के आधार पर होता है। तो ऐसे में सीधा कौन बना भाई? एस्केप गोट कौन बना? बलि का बकरा कौन बना? सीधा ब्यूरोक्रेट्स आ गए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई एक तरफ आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हो, दूसरी तरफ अभी की बात करें तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39 क्लॉज बी, इसके तहत यह बोला हुआ है कि हां भाई, सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। पर उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने नैरोली डिफाइन कर दिया, उसमें यह कह दिया कि भाई सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है। अब आपका सोशलिज्म की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई, पहले अलग थी जहां सरकार अपने हिसाब से काम किया करती थी। 1991 से बाद में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, तो यहां पर भी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। आई बात समझ में? इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज आएगा दोस्तों कि हमारे स्टेट्स के पास में इतना पैसा तो है क्या जो कि वो इतना फ्रीक्वेंटली इतने अपने एक्सपेरिमेंट्स को इंप्लीमेंट कर सके। तो कुल मिलाकर के चैलेंज कहां आया? नंबर 1 पैसा, नंबर 2 आप डेमोक्रेसी हैं, समझ के चलो इस बात को, ठीक है।
अब आप लोग अपनी राय इस मामले पर जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि क्या वाकई में ये जो एक्सपेरिमेंट या फिर ये जो एक नया इनोवेटिव आइडिया यहां पर गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट मुखर होकर आके आ रही है, जिसका टारगेट है कि कैसे भी करके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना जाए। अब मैं बता दूं, यहां पर राजस्थान और यूपी ही ज्यादा लीड करते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, लेबर का जो माइग्रेशन होता है वो जनरली इन स्टेट्स के अलावा बिहार को और ऐड कर दो, झारखंड, उड़ीसा, इनको ऐड कर दो, इन्हीं का माइग्रेशन देखा जाता है जो डेवलप्ड हमारे कोस्टल एरिया में स्टेट्स हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े एडवांस्ड है। तो यहां पर ये स्टेट्स का टारगेट है कि जब लेबर हमारे पास में है तो हम लेबर लॉस को और इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल करके क्यों ना हम खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करें, राइट। तो ये चीज एक तरीके से फेवरेबल भी है बट चैलेंजेस भी है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।